Waiting for 1 minute, let others also join, and then we'll continue. Actually, I think others are not interested maybe to join, or they will join later on. मैं start कर देती हूँ. तो इंडियन इकोनॉमी को जितना जल्दी क्विकली हम फिनिश कर सकते हैं, I think. Now, tertiary sector, these all things, as much as points you can remember, please see if you can do it so that we can you can add up in your answer. And इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडर आप और जितना ज़्यादा लिख पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है. इसके अलावा कुछ और भी एनालिसिस अगर आपको मिलता है, लेटेस्ट एनालिसिस, जैसे 12, 11, 12, 13, 14 का डेटा है, 14 का, 15 का डेटा है, कुछ अगर आपको लगता है कि आपको और लेटेस्ट डेटा कहीं और से गूगल से मिल पा रहा है, रियली वांट टू ऐड इन दैट, आप वो कर सकते हैं, ठीक है. इंडिया शेयर इन दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज 1.8%, यानी कि जो हम टोटल अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है किसी भी ट्रेड का या कुछ भी है, तो पूरी दुनिया में अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, टोटल ट्रेड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हो रहा है उसका 1% हमारी कंट्री करती है, 1.8%. इंडिया शेयर इन टोटल वर्ल्ड इम्पोर्ट इज 2.5%, यानी कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक तरह से ड्रॉबैक है. हम इम्पोर्ट जितना कम से कम, कोई भी कंट्री इम्पोर्ट दूसरी कंट्री से जितना कम से कम करती है, इम्पोर्ट का मतलब होता है हमें दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ लाकर हम अंदर लाकर बेच रहे हैं, या हम अंदर लाकर बिजनेस कर रहे हैं, या हमें कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हमारे पास नहीं है या कमी है, और हम दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, उसको इम्पोर्ट कहते हैं. एक्सपोर्ट की हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है और हमारे पास एक्सेस में है, यानी कि जितनी हमारी कंट्री को ज़रूरत है, डिमांड हमारी कंट्री में है, उससे ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, कि हमने अपनी नीड कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम किसी और को भी देने के लिए एलिजिबल हैं दूसरी कंट्री को, वो एक्सपोर्ट होता है. तो एक्सपोर्ट हम कम करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं. इम्पोर्ट 2.5% हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड का, टोटल वर्ल्ड ट्रेड का, और वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो 1.8% कर रहे हैं, ठीक है. 1.26 बिलियन थी हमारी पॉपुलेशन 2014 का डेटा अगर हम देखें, तो अब का जो डेटा है वो 138, 139, अप्रॉक्स 140 अगर हम कहें राउंड फिगर में, तो 140 करोड़ या 1.4 बिलियन लोग हैं जो हमारी कंट्री में आज की पॉपुलेशन 2019-20 की अगर हम बात करें तो, जो कि वर्ल्ड का मतलब एवरी सिक्स्थ पर्सन जो कि पूरी दुनिया में बॉर्न होता है, एवरी सिक्स्थ चाइल्ड हु बॉर्न्स इन द एंटायर वर्ल्ड इज एन इंडियन, यानी कि हर छठा या सातवां बच्चा जो है वो एटलीस्ट सिक्स, नहीं तो सेवन, तो एटलीस्ट फॉर श्योर इज एन इंडियन, कि वो इंडिया में बॉर्न हो रहा है. इतनी स्पीड से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है. आप सोचिए, देर आर सो मेनी कंट्रीज, देर आर 250 प्लस कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, और 250 कंट्रीज में से हर छठा जो बॉर्न है, न्यूली बॉर्न है, वो एक इंडियन होता ही होता है. 1.26 बिलियन का मतलब होता है, या 1.4 बिलियन का मतलब होता है, टोटल पॉपुलेशन अभी 7 बिलियन है. पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है, और 7 में से 1.4 बिलियन, यानी कि 1/7 से भी ज़्यादा जो है वो सिर्फ हमारी कंट्री के पास है.
ठीक है. So, beating America and China, India saw the highest FDI inflows in new projects among all the nations in the first half calendar of 2015. To boot, India attracted 31 billion against 12 billion in the first half of the last year in the capital expenditure. capex होता है capital expenditure. ये भी हमारी कंट्री का इस हिसाब से बड़ा ही है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना कम से कम हो उतना अच्छा होता है. टोटल साइज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज 330 बिलियन इन 2015. जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया मतलब होता है कि जैसे हर कंट्री का अपना एक बैंक है. बहुत सारे बैंक होते हैं. बैंक के ऊपर सबसे ऊपर एक आरबीआई होता है और हर कंट्री का अपना एक अकाउंट होता है. बैंक अकाउंट हर कंट्री का होता है जो वर्ल्ड बैंक में होता है. वहां से कुछ ना कुछ हम. Just give me 1 minute. There is some issue. Okay. हाँ, तो मैं थी कि वर्ल्ड बैंक में अपना हर कंट्री का अपना एक रिजर्व होता है, अकाउंट होता है और हर कंट्री को अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ. और पावर, कौन सी कंट्री कितना सुप्रीम पावर है वर्ल्ड में, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बैंक में अपना हर कंट्री कितना क्या रख पा रही है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ वॉट एवर करेंसी दे हैव दिस वे. उससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा स्ट्रांग है. दूसरा पता चलता है कि एक कंट्री के पास आर्मी फोर्सेस कितने हैं. हाउ स्ट्रांग इज द आर्मी ऑफ अ country also contributes the economy to its economy. Exports of top 5 sectors: engineering, petroleum, gems, jewelry and textile and pharmaceuticals. ये सारे हमारे जो हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर पाते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज हमारे पास बहुत अच्छी है हमारी कंट्री में. देर आर पीपल, वी हैव गॉट सो मेनी good number of high number of the engineers who are there every year. We are able to develop, but what happens is that they do not get the job over here within the country. हमारी ही कंट्री में इतना मतलब एक होता है ना कि एजुकेशन सेक्टर के पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. हमारे पास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं या हर सेक्टर, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेट होकर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं बट उनके लिए जॉब्स नहीं होती हैं. तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट का मतलब कि हम उन लोगों उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को वी कैन गेट देम प्लेस्ड आउटसाइड इन सम अदर कंट्रीज. तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. एक तरह से कर देना कि हमारे पास जो है एक्सेस है इन सब चीज़ों का. ठीक है. पॉवर्टी एस्टिमेशन. Ranganathan panel's recommendation: those who spend rupees 32 in a day in the rural areas and 47 in town cities should not be considered poor. जो आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, जिनके इनके साइन नोट्स पे होते भी हैं हमारी करेंसी नोट्स पे, अगर आपने देखा हो. पहले थे, अब तो नहीं है, अब तो चेंज हो गए हैं. तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी एक आदमी जो कि रूरल सेक्टर में, गांव के एरिया में अगर 32 रुपये रोज के वो स्पेंड कर पा रहा है और 47 रुपीज डेली का कोई भी टाउन या सिटी में स्पेंड कर पा रहा है तो हम उसको पुअर कंसिडर नहीं करेंगे. ये डेटा बहुत पुराना है, 11-12 के डेटा की बात कर रहे हैं. तो इससे क्या हुआ कि जो पॉवर्टी लाइन है हमारी कंट्री में, यानी कि एक पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट ने ड्रॉ कर दी कि इस पर्टिकुलर इनकम के नीचे ग्रुप वाले लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है. और वो कंसिडर कर दिया था, ड्रॉ कर दिया था वो लाइन किनका, कि इतना अगर कोई स्पेंड कर पा रहा है रूरल और अर्बन सेक्टर तो हम उसको नहीं करेंगे. ये सारे अबव रहेंगे पॉवर्टी लाइन और बाकी सब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे. 29% of the Indian population lives below the poverty line as defined by the रघु. इस पर्टिकुलर मतलब जो बेस लिया है हमने, पैरामीटर लिया था 32 रुपीज़ और 47 रुपीज़ का, उसके बेस पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 30% इंडियन पॉपुलेशन था जो बिलो पॉवर्टी लाइन था. यानी कि 30% लोग टोटल पॉपुलेशन के
थे वो जिनके पास 32 रुपए रोज के भी स्पेंड करने के लिए नहीं है। यानी कि 32 रुपए रोज का मतलब, तो हम वैसे तो कुछ कर ही नहीं सकते। 32 रुपीज में हम क्या कर सकते हैं? एक दिन का 32 रुपीज में क्या कर सकता है कोई आदमी? 3 मील्स अगर खाना है तो 10 रुपए एक 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 मील का आ रहा है, तो जो कि कुछ आता भी नहीं है। 10 रुपीज में वी हार्डली गेट अ टी नाउ, दीज डेज वी गेट जस्ट अ टी इन 10 रुपीज। तो ये, लेकिन हम 11-12 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा वैल्यू ज़्यादा था रुपये का, बट स्टिल इट वाज, ये इतना मिनिमम, बेयर मिनिमम बेसिक लेते हुए भी 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज बिलो दिस। यानी कि इतना भी नहीं था उनके पास कि वो 30 रुपीज या 50 रुपीज इन अ डे स्पेंड कर पाए। Indian economy mixed economy है, which is a combination of public and private sector, as we already have studied. Currently, India is considered as one of the most developing economy of the world. डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वी आर डेवलपिंग एट अ वेरी हायर पेस इन कंपैरिजन टू द अदर इंडियन, द अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारा जो है एक तरह से बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी इज डिक्रीजिंग विच शुड नॉट बी डिक्रीज, which should not be decreasing. GDP should always be increasing of a country, and there are so many other services which contribute to GDP and other growth of the country should be put into focus। और ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा कुछ करें या इन सर्विसेज के को प्रमोट करने के लिए प्लान्स बनाएं कि लोग ये काम करना खुद नहीं कर पाती अगर गवर्नमेंट, तो एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के लोग वो काम को कर पाएं उनको। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने देने के लिए हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत इस तरह से लॉज बनाने पड़ेंगे, थोड़े से फ्री लॉ हो ताकि कोई काम कर पाए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की फीस ना हो, गवर्नमेंट को पे ना करना पड़े कुछ उनको एज अ हायर फी या टैक्सेस या कुछ, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड टू स्टार्ट दीज थिंग्स इन। नाउ करंट एनालिसिस अगर हम करते हैं, इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज डेवलपिंग मार्केट इन द इकोनॉमी। इट इज द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय nominal GDP and 3rd largest by purchasing power parity। PPP is purchasing power parity। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, परचेजिंग पावर का मतलब होता है मनी, पैसा, पैसे की जो इक्वालिटी है। वो 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर कंट्री हमारी कही जाती है इन दी वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वर्ल्ड बैंक है, IMF को हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑन अ पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया रैंक 142nd बाय GDP and 124th by GDP, ट्रिपल पी, इन 2020। तो आप सोचिए, इससे बेटर हमारी इकोनॉमी पहले ही थी, 10 साल पहले थी। 11-12 का जो फिगर्स हम देख रहे हैं, दोज वर बेटर फिगर्स, एंड नाउ द इंडियाज रैंक इज 142nd and 124th as far as the GDP is concerned, purchasing power में, because obviously when the this corona has also destroyed many things, but impact on our country had started few years before the corona, and it started diminishing। नीचे आना स्टार्ट हो ही गया था, हर चीज GDP नीचे आना स्टार्ट हो गया था, वेयर एज इट शुड हैव बीन ग्रोन, बिकॉज इन दी गवर्नमेंट वी नीड सम, if you talk about economy, we need some great economists in the government, good politicians, good politicians or the ministers we have, that is one thing. Apart from that, either they should be good economists to run the economy, or they should hire some good economists to actually advise them on how to run the country। Obviously ministers का फाइनल डिसीजन होता है, बट अगर हमें किसी चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, we should hire somebody, but we should not destroy the country। Long-term growth perspective of the Indian economy remains positive due to its young population and corresponding low dependency ratio। कोई भी कंट्री जब ग्रो करता है, तो वो कंट्री के ग्रो करने के लिए जो पॉपुलेशन हमको चाहिए, ग्रोथ के लिए जो पॉपुलेशन हमको चाहिए, वो आप देखिए हमारी अपनी लाइफ की अगर हम बात करें, तो हमारी लाइफ में हम ग्रोथ फैक्टर या हम एक तरह से इंडिपेंडेंट कब बनते हैं, वो वाला एज कौन सा होता है? हम जब इफ अ पर्सन इज अ किड, चाइल्ड है, कुछ है, ही इज नॉट अर्निंग, वो सिर्फ स्पेंड कर रहा है, अर्न तो कुछ कर नहीं रहा है। एट द एज, अंटिल द एज ऑफ 18-20 हम इंडियंस जो हैं सिर्फ स्पेंड करते हैं पेरेंट्स का पैसा, हम अर्न नहीं करते कुछ भी। पढ़ना लिखना खाना पीना वट एवर इज आर एक्सपेंस, until at least the age of 18 we are the spenders only, we do not earn anything। तो हमने contribute अपने लिए ही कुछ नहीं करा, तो कंट्री के लिए तो क्या ही करेंगे, राइट?
So जो youngsters की जो थी, young people, those who are earning, those who have started earning and until they earn, maybe at the age of 55 या 60, गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट की एज 58 है, तो 55 तक की एज को हम एक तरह से समझ सकते हैं 25 to 55 की जो एज है, अब अगर हम उसको यंगस्टर्स समझ लेते हैं, वो पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, वो पॉपुलेशन बेसिकली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी ग्रोथ में। जो अगर हमारे पास पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं और हमारे पास पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हैं, आफ्टर 55 60 प्लस लोग हैं, तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? सपोज हमारे पास 100 लोग हैं या वॉट एवर नंबर ऑफ पीपल वी हैव इन द टोटल पॉपुलेशन, अगर उसका 50% लोग जो हैं वो सारे ओल्ड हो और 30% लोग हों सारे चिल्ड्रन हों, मतलब चाइल्ड हो, अगर वो बच्चे हों सारे चिल्ड्रन हों, तो फिर 20% लोग जो बाकी यंगस्टर्स बच गए, क्या वो बाकी 80% की पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि तो वो बाकी जो 80% है बच्चे एंड बूढ़े आर डिपेंडेंट ऑन दोज यंगस्टर्स। सो वी हैव टू सी कि यंगस्टर्स जो हैं, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑफ एनी कंट्री which is contributing for the growth of the economy. Now what are we planning, what are the stats we have कि हमारे पास कितने youngsters हैं, कितने हमारे पास बच्चे हैं, कि हमारे ही तो कंट्री के पास, इंडियन इकोनॉमी के पास तो टोटल डेटा ही नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है हमारे पास। एवरी डे द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल आर born in the country or the additional new Indians are being born every day. We do not have the data, the exact data we don't have. Everybody doesn't get registered also. द मोमेंट कितने लोगों का तो जन्म का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे सर्टिफिकेट, दे डू नॉट गेट इट, पेरेंट्स बनवाते ही नहीं है। गांव में आज भी हॉस्पिटल्स ही नहीं है, जो बर्थ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दीज आर अगेन ऑल दोज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस एट होम ओनली, so nobody is actually getting them registered also. When they're not getting registered, they're not in the database, they're not in the database, we do not know about them, we do not know the number. When we do not know the number, हम उनके बारे में अरेंजमेंट्स क्या करेंगे, हम क्या अरेंजमेंट्स करें जब हमें पता ही नहीं कि एक पर्सन हमारा है जो और बॉर्न हो गया है आज में, एंड ही इज ऑल्सो द इंडियन पर्सन, या हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करा। आप लोग समझ रहे हैं ये सब चीज़ें कि कितना important these all things are, the how much data is important, how much the data is important for any country. In the developed countries क्या होता है, every person is registered, every citizen of that country is registered, government is knowing what is their name, what is their age, where do they stay, what is their address, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कब किसको कहाँ रीच करना है। यू कैन नॉट रन अवे लाइक दैट, एवरीथिंग इज सो रजिस्टर्ड दैट if government wants to catch you, they have the database and they can really know that where exactly you are currently located. Even if the person is registered, I mean staying on rent or something, it is also registered and the database is created कि ये पर्सन यहाँ पे रहता है, इस एड्रेस पे इस डेट से इस डेट तक रहा, अब नेक्स्ट डेट से इसने चेंज कर लिया है तो वो यहाँ पर अब अवेलेबल हो गया, सो एवरीथिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड। ये चीज़ अगर हमारे पास डेटा, हमारी कंट्री का प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री इज लैकिंग इन द डेटाबेस, वी डोंट हैव द डेटाबेस completely. So मैंने आपको बताया कि how many exact number of people are getting added as a newly born every day, we do not have the exact data. We have the data which is tentative data which we can consider to go, but it is not the exact data. Getting my point? So these are all some more maybe figures you can say कि इतना हमने इतना बिलियन डॉलर्स इस ईयर में इतना कंट्रीब्यूट किया, रिजर्व बैंक ने इतना किया, फॉरेन एक्सचेंज ने इतना किया. Please go through and put as much as information you can put in this particular topic, Indian economy. It's a vast topic and you can consider any data which you get while you search on Google Indian economy के बारे में, you can go and you know refer those documents also, those data also, in order to cover in your this particular topic. Now if I talk about your syllabus, I will go to your syllabus sheet, just a moment. इंडियन इकोनॉमी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये नेचर हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं, नेचर में हमने पढ़ लिया कि नेचर कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी कंट्री का, क्या प्राइवेट एंड पब्लिक
पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट की जो भी है जो जैसे आर्मी है, इंडियन आर्मी कोई प्राइवेट आर्मी नहीं क्रिएट कर सकता. इट इज ओनली गवर्नमेंट व्हिच इज स्पेंडिंग ह्यूज ह्यूज थिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग. तो इंडियन आर्मी हो गया, रेलवेज हो गया, बैंक्स हो गया, ठीक है. आरबीआई इज गवर्नमेंट्स थिंग ऑब्वियसली, कंट्रोलिंग ऑल दोज करेंसी नोट्स का बनाना, उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरह से किस बैंक को अथॉरिटी देने की वो कितना अपना कैपिटल रख सकता है, कितना लाख या कितने लैक्स करोड़ की ट्रांजैक्शन कर सकता है, लिमिट्स बना देना, पॉलिसी बना देना, कितना वो इनिशिएट कर सकते हैं लोन्स के लिए, कितना वो इंटरेस्ट के थ्रू दे सकते हैं, वट एवर दोज ऑल थिंग्स आर बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्ट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है वो सब चीज़ें. आप लोग मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, फ्राइडे को ही फिर मैं आप लोगों का टेस्ट रख रही हूँ. फ्राइडे इज 13th, आई थिंक 13th को हमने रखा था, जो मैंने आपको डिटेल भेजा था टेक्स्ट पे ग्रुप में. हम थर्सडे को रख दिए, थर्सडे को कह रहे हैं बच्चे. बाकी सब लोग भी आप थर्सडे के लिए रेडी हैं? तो 5:30 हम लोग जो हमने 13th को रखा था वो 5:30 हम लोग 12th को रखते हैं. फिर 12th वुड बी डे आफ्टर टुमारो. टुडे इज ट्यूसडे, वेंसडे टुमारो एंड थर्सडे को फिर हम रखते हैं. मुझे आपका टेस्ट प्रिपेयर करना होगा. सिलेबस फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू वुड बी जो मैंने कवरेज आपको बोला था कि 5th जो मॉड्यूल है हमने मार्केट्स तक तो मैंने पिछले वाले टेस्ट में आपको दे दिया था. मार्केट के बाद का ये सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन प्राइस डिटर्मिनेशन और इंडियन इकोनॉमी नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है. यहाँ तक फिर आपका मैं 3 ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा. मैं फिर आपका थर्सडे को वो टेस्ट लेती हूँ. एक हमारा एमसीक्यू बच जाएगा, वो हम कभी भी ले लेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएगा तब. डेट इज 20th. आई विल ट्राई टू कवर द कंप्लीट टॉपिक्स बिफोर दैट. ठीक है. टाइम 5:30 रहेगा. यस पीयूष, क्या बोल रहे बेटा? टाइम 5:30 रहेगा. टाइम 5:30 रहेगा बेटा. 2 मेरे पास सेक्शंस हैं, दोनों सेक्शंस को अग्री सेम टाइम पे ही करना होता है. सो इफ आई विल कंसिडर हर किसी का टाइम, तो हर कोई अपने अपना टाइम बताएगा. यू गाइज आर 50 people in the class, you will give me 50 time slots. I will not be able to consider each and every person's time slots preference. तो मुझे वो करना पड़ेगा कि कोई भी एक टाइम पर आई विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट. इवन इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक आउट टाइम फ्रॉम माई पर्सनल टाइम एंड गिव यू द टेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. और बहुत ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं है. अगर 1-2 घंटे का टेस्ट होता तो मैं समझ लेती कि आपको टाइम अपने पर्सनल टाइम से निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है. इट इज़ जस्ट 20 minutes टाइम. टेस्ट को अगर आप देखें करने के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्लिक करना होता है. 10 minutes का भी टाइम नहीं है, उसमें भी मैं आपको 20 से भी ज़्यादा मिनट्स ही दे देती हूँ. यू हैव गॉट 5 minutes टाइम टू फिल योर रोल नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स. वो भी आप लोग गलत फिल करते हैं. आपको अपने रोल नंबर्स भी ठीक से फिल नहीं करने आते हैं. मैंने इतना बोला है कि आप लोग अपना हाइफन भी लगाना है बीच में. अगर हाइफन है तो हाइफन लगाइए. स्पेस नहीं है रोल नंबर में तो रोल नंबर में स्पेस नहीं लिखना है. मगर आप लोगों को समझ नहीं आता. कंप्लीट रोल नंबर भी दिया है मैंने. इस बारी रोल नंबर का एग्जाम्पल भी डालकर दिया था उसमें. फिर भी आप लोग का दिमाग कहीं और रहता है. आई थिंक आप लोग ये सोचते हो कि हम एक फेक टेस्ट दे देते हैं पहले, उससे हम लोग आंसर्स पता कर लेते हैं और फिर हम अपना करेंगे. उसमें भी आप लोग अपना ना तो रोल नंबर ठीक से दे पाते हो, ना कंप्लीटली किसी का नाम आधा आ जाता है, किसी का कुछ होता है. एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी. या तो मैं फिर आप लोगों को अब आंसर्स नहीं दूं और मैं आपको बाद में सिर्फ आपके टेस्ट नंबर्स दूं, आपको आंसर्स शो नहीं करूं जिस हिसाब से आने लगा है. मैंने आपको जो फर्स्ट एमसीक्यू दिया था उसमें आपको आंसर्स नहीं पता चले थे और मैंने आपको स्कोर्स दिए थे आपके बाद में. या तो मैं वो करूं. टाइम का जहां तक है 20 minutes टाइम आई थिंक एनीबडी कैन टेक आउट. इवन ऑन फ्राइडे भी आप ले सकते हैं, 14th को भी. बट चलिए, क्योंकि आई कंसिडर बिकॉज दैट्स योर फेस्टिवल टाइम, सो नॉट स्पॉइलिंग इट एंड आई एम कंसिडरिंग इट ऑन 12th. क्योंकि दिवाली आई थिंक 14th की है. 13th को भी चलिए अगर आप बिजी रहते हैं तो आई एम पुटिंग इट ऑन 12th. टाइम वुड रिमेन सेम. 20 minutes का ही टाइम है. यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट. गिव मी जस्ट 1 minute, somebody is there. ओके, सॉरी. यस, ठीक है. तो अभी हमारे पास मॉड्यूल 6 में हमने इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया है. अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग अलग इन्होंने यूनिवर्सिटी ने हमको टॉपिक्स दिए हैं जिसमें कि
जैसे फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एलपीजी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, सेंसेक्स हो गया, गैट हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारी चीजें कि ये सब क्या क्या है। आईएमएफ इज वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज डब्ल्यूटीओ, गैट इज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हेलो, ओके, सो इसमें बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हम कवर कर लेंगे। एलपीजी हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी में 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन तो हमको पता ही है, और थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन, देन इन्फ्लेशन, सेंसेक्स ना। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, अगर पहले हो जाता तो हम एमसीक्यू फिफ्थ जो है वो पहले ही कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज आई एम कंसिडरिंग आज 10th है तो 20th तक कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हूँ मैं तो इमीडिएटली ही कवर हो जाएगा। आप मुझे बता दिया करिए अगर मैं इसी तरह से कंटिन्यूटी में 2 क्लास ले सकती हूँ, अगर आप फ्री हैं और बाकी आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं या बाकी क्लासेस नहीं हैं या कुछ भी है तो। गिव मी जस्ट 1 मिनट। सॉरी, सो दिस इज व्हाट इट इज। अदरवाइज 20th को तो हम लेंगे, विच इज नेक्स्ट फ्राइडे। फ्राइडे टू फ्राइडे ही मैंने रखे हैं आपके टेस्ट सारे, ठीक है। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन, प्लीज अपना रोल नंबर ठीक से लिखा करिए। फॉर एग्जाम्पल 18 हाइफन, देर इज नो स्पेस बिटवीन दैट, देन CSC, देन हाइफन 070 075 118 वट एवर इट इज। इस फॉर्म में ही आप अपना रोल नंबर प्लीज फिल करा करिए। स्पेस बीच में कहीं नहीं देंगे, जहाँ पे हाइफन है उसको हाइफन ही लिखिए, स्पेस मत बनाइए। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक देन, क्योंकि एक्सेल्स में फॉर्मूले चलते हैं और मैं फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों का स्कोर करने की कोशिश करती हूँ, जो कि अगर आपका रोल नंबर्स गलत होते हैं तो फिर मुझे मैनुअल काम बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑल दो आई डू इट, और फिर उसको हमें अपडेट करके मैनेजमेंट को भी देना होता है। सो इट गेट्स डीलेड बाय दैट। टेस्ट होने के बाद वो सारे रिकॉर्ड्स को हमें आगे फॉरवर्ड करना होता है, और यूनिवर्सिटी के जो आपका इंटरनल जो आपका मार्क्स जाएंगे वो बेसिक जो उसका पैरामीटर है, किस बेस पर वो लगेंगे, ये सारी चीज़ों का डेटाबेस और रिपोर्ट्स क्रिएट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। सो इट विल बी ग्रेट इफ यू गाइस वुड बी पुटिंग इट इन दैट मैनर। तो अभी मैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हमारे पास टाइम आई थिंक है 10 मिनट 15 मिनट का टाइम तो है ही। सो लेट मी जस्ट सी व्हाट नेक्स्ट टॉपिक वी हैव। फिस्कल पॉलिसी है बेसिकली, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया या ऐसा कुछ, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। मैं आपको नया वाला स्क्रीन अपना शेयर कर रही हूँ, बताइए मुझे दिख रहा है तो आपको। यस मैम, विजिबल। ओके ग्रेट। सो monetary policy and fiscal policy, government policies ultimately expressed through its borrowing and spending activities। हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कितना ग्रो करा रही है इकोनॉमी को, या हमारी कंट्री में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रही है इकोनॉमी, मतलब लॉसेस में जा रही है, क्या है वो, किस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। वो इस तरह से फैक्टर करेंगे कि हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को अगर नोटिस करते हैं और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है स्पेंड करने के लिए, ठीक है, बोरोइंग या स्पेंडिंग के लिए। देखिए, हम अगर अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो एक पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस कैसे पता चलता है, कि पहली चीज तो वो अर्न क्या करता है, अर्निंग्स गवर्नमेंट की कैसे पता चलेंगी हमारी। एक एम्प्लॉई है या कोई एक पर्सन सिटीजन है, उसकी सैलरी से उसकी अर्निंग्स पता चल सकती हैं, उसकी ट्रांजेक्शन्स उसके अकाउंट में क्या हो रही है वो हमें पता चल सकता है, उससे कि इसको कितना पैसा आया, क्रेडिट कितना हुआ अकाउंट में, इज व्हाट ऑल हिज इनकम इज, और जितना पैसा डेबिट हो रहा है यानी कि वो पैसा स्पेंड कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें। या अगर कोई सपोज लोन ले रखा है, उसने कोई बोरोइंग्स है, तो वो सारी चीज़ें उस पर लिख होंगी, तो ये पता चलेगा कि इसकी कितनी बोरोइंग्स हैं, इसने 50 लाख का लोन ले रखा है, 5 लाख का लोन ले रखा है, या जो भी कुछ है, उससे उसका वैल्यू पता चल जाता है, स्टेटस की इस पर्सन के पास कितना अर्निंग्स है, कितना बोरोइंग्स है, कितना ये स्पेंड करता है, कितना ये अर्न करता है।
तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यही सारी चीजें बताती है गवर्नमेंट की, ठीक है। इससे ये पता चलता है गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज का कि कहाँ से कितना लोन ले रखा है, कहाँ से किस कंट्री से कितना बोरोइंग कंट्री हमारी गवर्नमेंट कर रही है इन ऑर्डर टू स्टार्ट समथिंग, या तो कोई बहुत बड़ा मेजर कोई प्रोजेक्ट है जिसको इंस्टॉल गवर्नमेंट करना चाह रही है, उसके लिए हमारे पास अभी पैसा नहीं है, कंट्री के पास पैसा है नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, लेकिन उसने वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया। जैसे हम अपने बैंक्स यहाँ पर हम एज एन इंडिविजुअल हम बैंक से उधार लेते हैं, हमारे विद इन दी कंट्री जो बैंक्स हैं उनको अगर पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास चले जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हर 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 कंट्री का अपना एक रिजर्व बैंक होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ यूएस, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक ऑफ एक्सवाईजेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो जो बैंक है, छोटे बैंक हैं, वो आरबीआई के पास चले जाते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब आरबीआई के पास नहीं है पैसा, अब ऐसा नहीं है कि वो जितना चाहे उतना नोट छापते रहे, इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज अ पॉलिसी टू दैट, दैट दिस मच परसेंटेज और दिस मच अमाउंट कैन ओनली बी प्रिंटेड एज द करेंसी फॉर इतने टाइम पीरियड में, या कुछ है एज पर द पॉलिसी। तो वो अगर नहीं होगा, वो भी आगे नहीं कर पा रहा, फिर भी जरूरत है आरबीआई को, देन नाउ व्हाट दे विल डू इज दे विल देन move to just give me 1 minute. Okay, so basically this particular policy will tell us the government's borrowings and all those things, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, जो ये आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, उनके पास चले जाता है, वहां से बोरोइंग्स कर लेता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पास हर किसी का अकाउंट होता है, या हर कंट्री का अकाउंट है, अब कौन सी कंट्री कितनी वीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो वहां से पता चल जाता है कि उसको कितना पैसा वहां का देना है, या कितना पैसा वो वहां पर रख पा रही है कि औरों को देना है, यू नो दैट वे। So government policy ultimately expressed through its borrowings and spending activities. In this reading, we identify and discuss two types of government policy that can affect the macroeconomy, the financial market, monetary policy और fiscal policy है वो चीज दोनों। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू दी सेंट्रल बैंक एक्टिविटी। सेंट्रल बैंक हम किसको बोलते हैं, सेंटर में जो बैंक है वो होता है आरबीआई। सेंट्रल बैंक की जो भी एक्टिविटीज हैं उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी उसको डिफाइन करती है कि आरबीआई क्या करेगा, कब कहाँ से कितना लेगा, कब कहाँ किसको देगा, कितना देगा। ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई का कोई फेवरेट बैंक है, एसबीआई उसका फेवरेट बैंक है तो उसको तो जितना चाहे पैसा दे दे और दूसरे जो बैंक हैं उसको नहीं दे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसकी भी एक्टिविटीज जो है बैंक, सेंट्रल बैंक की भी एक्टिविटीज as per the monetary policy govern होती हैं, ठीक है। एंड दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंसिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। कितना मार्केट में या कितना इकोनॉमी में मनी फ्लोट करेगा, होगा, कितना करेंसी हमारे पास बाहर मार्केट में रहेगा, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। उनको पता होता है कितने कितना पैसा रहेगा और किस यूनिट में रहेगा। यूनिट मतलब कितने के कितने नोट्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, वो भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस गवर्नमेंट current situation because of this demonetization and all those things also, but otherwise as per these policies, monetary and fiscal policy, RBI has got the control and the database कि कितना पैसा तो इकोनॉमी में अभी फ्लोट कर रहा है और उसमें भी कितने करेंसी नोट्स हैं, 100 के हैं, 200 के हैं, 10 के हैं, 2 रुपया, 1 रुपया, whatever, ये सब डिनोमिनेशंस भी मतलब रिकॉर्डेड रहते हैं द रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल बैंक। बट फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन अबाउट द टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। समझ आ गया, दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ आ गया हमको। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाया गया है सेंट्रल बैंक के लिए, फिस्कल पॉलिसी जो है जो वो बनाया गया है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के डिसीजन, इस गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू लेती है कि टैक्सेशन कितना लगाना है, 10% है, 30% है, 20% है, कलेक्ट कैसे करना है, लेट चार्जेस कब लगाना है, उस पैसे को कब कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, किस स्टेट, जैसे किसी स्टेट में कलामिटी आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस पर्टिकुलर स्टेट में हमको पैसा कितना देना है। ऐसा कई बार होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी फ्लड आ गया था केरला में तो लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया कि हमने 500 करोड़ रुपया केरला को दे दिया या 100 करोड़ उसको दे दिया। सो दिस इज ऑल वेयर फ्रॉम दिस ऑल मनी कम्स,
ये सारा कुछ आता गवर्नमेंट के पास तो टैक्सेशन से ही है। एटलीस्ट हमारी कंट्री में द गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ओनली सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ फॉर द गवर्नमेंट इज ये टैक्सेशन। और सारे लोग हमारी कंट्री में टैक्स भरते भी नहीं, लोग बहुत चुराते हैं टैक्स में। टैक्स क्या मतलब उसमें काम करना चाहते हैं, कैश में काम करना चाहते हैं कि रजिस्टर ना हो, बैंक में ट्रांजैक्शन ना हो, कैश के कैश में काम कर लें हम, और कहीं पर रजिस्टर भी ना हो, और हम उसको अपनी इनकम ना दिखाएं, छुपा लें और टैक्स भी ना दें। ये हमारी जस्ट मिनट, आई एम क्लिकिंग द न्यू अटेंडेंस। ये हमारी कंट्री में बहुत होता है, करप्शन की वजह से बहुत होता है। अदरवाइज हमारी कंट्री में हर चीज के लिए लॉज हैं, हर चीज के लिए सब कुछ है। जस्ट मोमेंट, आप लोगों का कोई क्लास लिंक तो नहीं भेजा हुआ किसी ने भी अभी आपको? नो मैम। Just give me 1 minute, huh? 1 minute. Sorry guys. So इन दो पॉलिसीज के हिसाब से ही हर चीज को गवर्न कर रहा है। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी इकोनॉमी में पॉलिसीज बनी हुई हैं। इवन गवर्नमेंट के डिसीजन को भी कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज हैं, लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो पीएम या प्रेसिडेंट बन गया है, प्रेसिडेंट ऑल्दो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, बट वो भी किसी पॉलिसीज के अंडर ही गवर्न करता है अपने आप को। ही कैन नॉट मेक डिसीजंस ऑन हिज ओन। कि मैं अगर सपोज मैं बन गई प्रेसिडेंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो चाहना है वही होगा। एज पर द लॉ ही मुझे गवर्न करना है। आई एम जस्ट दी you can say we are the uh, the person people have elected us, and we are here for them only to govern or to make the decisions for the betterment of the country and the betterment of the citizens of the country. So monetary policy जो है बनाई गई है बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक और आरबीआई के लिए। फिस्कल पॉलिसी इज फॉर दी गवर्नमेंट। वो कोई भी डिसीजंस ले रहा है, या तो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, वो इन दोनों पॉलिसीज को रेफर करके डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर द एंटायर नेशन और द कंट्री। ठीक है। So overarching goal of both monetary and fiscal policy is normally the creation of an economic environment where growth is stable and positive and inflation is stable and low.
ठीक है। इस चीज को हम आगे कंटिन्यू डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं इसको कल में कवर करने का, ठीक है। टाइम हैज लेफ्ट वेरी लेस नाउ एंड जो मैंने आपको 2 क्लासेस आज ली हैं, इन दोनों की अलग अलग अटेंडेंस मैं आपको दूंगी, दोनों ही ग्रुप में मैं शेयर कर रही हूँ आपको स्क्रीनशॉट, सो यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड लेट्स ट्राई टू कंसीडर टुमारो ऑल्सो फॉर द 2 क्लासेस, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो, कल अगर आपकी कोई क्लास नहीं होती है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।